नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की विशेष चर्चा के अंदर हम बात करेंगे रीट L2 को लेकर और पात्रता परीक्षा 2025 आपकी फरवरी में होने वाली है। तो उसके लिए रीट L2 के अंदर पात्रता के अंदर एक नया सिलेबस जोड़ा गया है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और जोड़ा गया है वो है सिलेबस NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संपूर्ण निचोड़ टॉपिक के माध्यम से मैं टॉप 50 MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूं। और रीट पात्रता के अंदर यहां से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जो मैं ये प्रश्न लेके आया हूं, पिछली बार थर्ड ग्रेड के अंदर पूछे गए थे प्रश्न, हेडमास्टर एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, यूजीसी नेट के अंदर पूछे गए थे। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो डेली जुड़ जाइए हमारी टॉपिक वाइज निःशुल्क बैच यूट्यूब पर, आप अच्छी तरीके से पढ़े मेरे साथ। और ये हमारी क्लास रहने वाली है बहुत ही अच्छी। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल की सदस्यता ग्रहण करें और बेल आइकन का घंटा दबाएं। जैसे ही आप सदस्यता ग्रहण करेंगे तो आप हमारे साथ डेली जुड़ जाएंगे और जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास पहुंच जाएगा। तो देखिए, आज के टॉप 50 प्रश्न की बात करेंगे। सबसे पहले प्रश्न की बात करूं मैं, सबसे पहला प्रश्न हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था। यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020, ठीक है, कौन सी नई शिक्षा नीति 2020 का जो मसौदा तैयार किया गया था वो किया गया था डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। कौन थे? डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। ठीक है, तो याद रखना है आपको, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक है ये और ये पूर्व इसरो के प्रमुख भी रह चुके हैं। तो ये डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन के द्वारा में अध्यक्षता के अंदर ये तैयार की गई है कि 2020 यानी शिक्षा में बदलाव लाया जाए, परिवर्तन लाया जाए, इसलिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है 2020, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न पक्के पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं मुख्य तथ्य की। देखिए, प्रस्तुति में मसौदा किस प्रकार तैयार किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक व पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया। इस समिति का गठन वर्ष 2017 में किया गया था। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसमें अध्यक्ष के साथ 9 सदस्य थे। अध्यक्ष के साथ में कुल 9 सदस्य थे। 2017 में इसे गठित किया गया था। फिर देखिए इसमें क्या क्या सुझाव जो है रखे गए थे। सुझावों का संग्रहण की बात करें, नीति का प्रारूप 31 मई 2019 को सरकार को सौंपा गया था। अब ये जो प्रारूप है, इस 2020 का नीति का जो प्रारूप है वो सौंपा कब गया था सरकार को? 31 मई 2019 को। अब आगे बात करते हैं क्या हुआ। केंद्र सरकार ने इसे अंतिम रूप से देने से पहले 30 जून 2019 तक आम जनता से सुझाव मांगे, यानी जनता के से पूछा कि किस प्रकार हम शिक्षा नीति यानी संस्थाओं को जोड़ा गया कि आप बताएं कि किस प्रकार हम इस योजना के संस्था के अंदर किस किस शिक्षा नीति के अंदर बदलाव कर सकते हैं। फिर है मंजूरी व कार्यान्वयन किस प्रकार हुआ। केंद्रीय कैबिनेट यानी मोदी सरकार 2.0 ने इस नीति को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी। ये डेट याद रखनी है, 29 जुलाई 2020 को इसको क्या दे दी? नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी। अब यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। और जो बात करें, जो भारत की हम बात करें तो तीसरी शिक्षा नीति है। कौन सी? तीसरी शिक्षा नीति है। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन सी है? तीसरी शिक्षा नीति है। आपसे पूछे कि देश की पहली शिक्षा नीति, देश की पहली शिक्षा नीति की हम बात करेंगे, वो 1968 में लागू हुई थी लेकिन असफल रही थी। उसके बाद में दूसरी शिक्षा नीति थी वो चल रही थी हमारी 1986 की, जिसमें हमारा मैटर चल रहा था 10+2 के पैटर्न पर आधारित। अब चेंज हो गया पैटर्न, अलग अलग कर दिए गए हैं, अलग अलग जो है परिवर्तन किए गए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो 1986 का था उसमें भी फिर 1992 के जो संशोधन है उसमें आंशिक रूप से संशोधन किया गया था। तो ये थोड़ी सी डिटेल याद रखनी है। पहली आपसे पूछे जाए 1968 में, दूसरी 1986 में और तीसरी आ गई हमारी 29 जुलाई 2020 को इसे मंजूरी दी गई थी, यानी 2020 की शिक्षा नीति भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। अगला,
ये देखो, ये प्रश्न पूछा गया था थर्ड ग्रेड टीचर 2022 हिंदी का पेपर हुआ था, उसमें पूछा कि नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है। यानी 1986 के अंदर किस प्रकार का पैटर्न था, 10+2 का। ठीक है, अब 2020 का पैटर्न क्या है जो आपको एग्जाम की दृष्टि से मैं याद रखना है। 2020 का पैटर्न है हमारा, क्या हो जाएगा 2020 का, 5+3+3+4, ये पैटर्न रहने वाला है और इसको एग्जाम में याद रखना है और इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्या हो जाएगा 1 नंबर, ये थर्ड ग्रेड में पूछ लिया गया है, तो ये रीट में पक्का आएगा, पक्का देख लेना, पक्का पूछा जाएगा या और डिटेल पूछी जाएगी। और डिटेल पूछी जाएगी तो मैं आपको बताता हूँ क्या है ये 5+3+3+4 क्या है। देखिए, इसमें स्टेज रखी गई है, अवधि रखी गई है, उम्र निर्धारित की गई है और कक्षाएं और फोकस क्षेत्र किस पर रहने वाला है। देखिए, फाउंडेशन स्टेज की बात करें, फाउंडेशन स्टेज की हम बात करें तो इसमें क्या आएगा, इसमें 5 वर्ष है, 5 वर्ष तक है कौन सी स्टेज चलेगी, फाउंडेशन स्टेज, यानी आंगनवाड़ी और नर्सरी, प्री प्राइमरी जिसे कहते हैं। यानी फाउंडेशन स्टेज एक तो चलेगी आंगनवाड़ी की, आंगनवाड़ी की चलेगी, वो तो चलेगी अपने 3 से 6 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, उस 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे को क्या पढ़ाना, कहाँ तक पढ़ाना है, आंगनवाड़ी में रखना है, यानी 3 साल तो आंगनवाड़ी में रखना है। फिर आंगनवाड़ी प्री स्कूल कक्षा यानी पहली और दूसरी कार नर्सरी में रखा जाएगा, जिसे क्या किया जाएगा, यानी जो 6 से 8 वर्ष बच्चा, देखो 3 से 6 वर्ष तक तो कहाँ पर जाएगा, आंगनवाड़ी में, 3 साल तो आंगनवाड़ी में जाएगा, ये याद रखना है। फिर हो जाएगा वो पहली व दूसरी जो स्टेज आएगी, पहली व दूसरी कक्षा कहाँ पे करेगा, वो करेगा नर्सरी के अंदर, उसे क्या नाम दिया गया है, नर्सरी, या इसे कहते हैं प्री प्राइमरी के अंदर, प्री प्राइमरी के अंदर। इसमें क्या करवाया जाएगा, खेल और गतिविधियां आधारित अधिगम, भाषा और संख्यात्मक कौशल का विकास इसमें करवाया जाएगा। दूसरी प्री पेट्री स्टेज, कौन सी, प्री पेट्री स्टेज, इसमें 3 वर्ष लगेंगे, 6 से 11 वर्ष तक चलेगी और कक्षा 3 से 5 तक। इसमें हस्त गतिविधि आधारित शिक्षा, विषयों की नींव, भाषा, गणित, विज्ञान, कला और कहानी, ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ठीक है, फिर आ जाएगी प्री पेट्री स्टेज यानी प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा 3 वर्ष की होगी और 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए, जिसमें कक्षा 3, 4 और 5 पहले होगी। देखो, पहले मैं समझा देता हूं, पहली 5 वर्ष क्या है, पहली 5 वर्ष में तो आ जाएगा 1, 2 और 3, ये तो कहाँ पे बीत गए, उसके आंगनवाड़ी में बीत गई। फिर कक्षा आ गई, कक्षा 1 व 2, तो ये कहाँ पे आ गई, ये उसकी हो गई अपने प्री स्कूल के अंदर, कहाँ पे, प्री स्कूल के अंदर ही। ये हो गए कितने, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 वर्ष हो गए ना, ये हमारे कंप्लीट हो गई। उसके बाद में प्री पेट्री स्टेज यानी प्राथमिक शिक्षा, इसमें क्या है, 3 वर्ष होंगे, पहले 5 हो गया हमारा, फिर 3 की बात करते हैं, 3 का क्या मैटर है, 3 वर्ष, यानी बच्चा क्या हो गया, 3 से 6 वर्ष आंगनवाड़ी में गया, फिर 6 से 8 तक कहाँ पे गया, नर्सरी यानी प्री प्राइमरी के अंदर। अब बात आ गई 6 से 8 तक, अब बच्चा हो गया 6 से 8 वर्ष का बच्चा हो गया और उसे हम कहाँ भेजेंगे, अब भेजेंगे हम, अब उसको करवाएंगे कक्षा 3, 4 और 5, यानी 6 से लेकर 8 वर्ष तक बच्चा तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा को पार करेगा, ये है 3 वर्ष। ये हो गया, अब हो गया हमारे 5+3। अब तीसरी है मिडिल स्टेज, यानी हम कह सकते हैं मध्यम स्तर, इसे कहते हैं मिडिल स्टेज यानी मध्यम स्तर। इसमें भी 3 वर्ष लगेंगे उसको। 11 से 14 वर्ष का बालक हो गया आपका 11 से 14 वर्ष का बालक हो गया तो उसको कक्षा 6 से 8 तक पार करवानी है आपको। अब +3+3 फिर 3 हो गए। अब ये 3 वर्ष की बात करते हैं इसकी। इसमें देखिए बच्चा हो गया 11 व 14 साल, 14 साल का बच्चा हो गया। अब इसमें 6, 7 और 8 यानी कितने हो गए, 3, 1, 2, 3 वर्ष हो गए, ये भी कंप्लीट हो गया। इसमें विषय आधारित शिक्षा जैसे कौटिक, गणितीय सोच, प्रौद्योगिकी, प्रयोगात्मक अधिगम इसमें करवाया जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर हमारा चौथा स्टेज है वो है सेकेंडरी स्टेज यानी अंतिम स्तर इसे कह सकते हैं। 4 वर्ष लगेंगे इसमें। बच्चा क्या हो गया, अब 14 से 18 वर्ष का हो गया। यानी खुद पर डिपेंड करो ये कि मैं पहले 3 वर्ष का, 1 से 3 वर्ष का था जब आंगनवाड़ी में गया, उसके बाद में फिर मैं ये अपने 3 वर्ष 6 से 8 वर्ष का होया तब मैं नर्सरी प्री प्राइमरी में पढ़ा। फिर उसके बाद 3 वर्ष फिर मुझे लगे जब मैंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की यानी 8 से 11 वर्ष का हो गया। तो आपको अगर आप वर्ष याद रखोगे और कक्षा याद रखोगे तो अपने आप हो जाएगा। अपने पर खुद पर
डिपेंड करो कि मैं बच्चा हूं और इस प्रकार पढ़ता आ रहा हूं, अपने आप याद हो जाएगा। 14 से 18 वर्ष यानी अब हो गई हमारी 5+3+4 का मैटर हो गया। अब ये 4 रह गए हमारे। 4 वर्ष का क्या गफला है यहाँ पे। 4 वर्ष का देखिए, इसमें होंगे 14 से 18 वर्ष का बालक हो गया। अब इसमें कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 में करवाया जाएगा। तो ये शिक्षा नीति 2020 का जो है स्तर बनाया गया है, वो स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए अब बनाया गया है 5+3+3+3+4। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ये है शिक्षा नीति 2020। इस प्रकार से बच्चे को तैयार किया जाएगा, उस बच्चे में परिवर्तन किया जाएगा, बच्चे के जो है गुणवत्तापूर्वक निःशुल्क सुरक्षित विकास के लिए अच्छी देखरेख व शिक्षा मुहैया करवाया जाएगा अच्छी तरीके से। इसमें योजना भी शामिल की गई है, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो ये है, इसमें क्या होगा, बहुविषयक शिक्षा, वैकल्पिक विषय चयन। एक और बात, अगर आप जैसे 9वीं में हो गए, जैसे मैं 9वीं में हो गया, तो 9वीं में यह थोड़ी है कि स्कूल में गया कि सर मुझे स्कूल वालों ने कह दिया कि सर पंजाबी और हिस्ट्री है हमारे पास। अब उसने शिक्षा नीति ने कहा कि कक्षा 9 से 12 तक वो कोई भी विषय ले सकता है, कोई भी विषय ले सकता है, संस्कृत ले सकता है, पंजाबी ले सकता है, संगीत के क्षेत्र में ले सकता है, शारीरिक शिक्षा का सब्जेक्ट ले सकता है। तो ये भी आज़ादी दी गई है, यानी स्वतंत्र सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो ये स्टेज आपको याद रखनी है जहां से एग्जाम में प्रश्न एक बनेगा और कैसे भी बने। ये है हमारी टेस्ट सीरीज रीट पात्रता परीक्षा 2025 को लेकर लेवल सेकंड के लिए है। सामाजिक अध्ययन के ही टॉपिक करवाए जाएंगे और ये सबसे ज्यादा लंबा मैटर यहाँ पे है। 60 प्रश्न आते हैं, लेकिन टॉपिक इसमें 70 से 80 टॉपिक हैं और मैं सारे करवाऊंगा। ये देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद। अब क्या कर रही है सरकार, जो एनसीईआरटी बुक है कक्षा 6, 7, 8, यहां से पिछली बार देख लेना, जो ज्योग्राफी की पुस्तक है कक्षा 7, 8 और 6 की, सारे के सारे प्रश्न वहां से डाले हैं। तो इसलिए मैंने सारे टेस्ट अपलोड करवा दिए आपको और टॉपिक वाइज भी उपलब्ध करवा रहा हूं। और शिक्षा नीति 2020 डाल दूंगा और बाल विकास, जो बालिका से संबंधित, बालिकाओं से संबंधित जो शैक्षणिक योजनाएं हैं वो भी इसमें डाल दूंगा। तो भारत में पिछली शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई थी, जिसमें आंशिक संशोधन किया गया था, तो 1992 में। तो पिछली शिक्षा नीति, प्रश्न क्या हो जाएगा इसमें कि भारत में पिछली शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई थी, तो ये 1986 में, 1986 में, जिसमें 1992 में आंशिक रूप से संशोधन किया गया था। क्या किया गया था, 1900 संशोधन किया गया था। बस ये इतना थोड़ा सा याद रखना है। इसका जो पैटर्न था वो था 10+2 का। ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाए 10+2 का। ठीक है। तो नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की एक तो पहुंच के लिए समानता, गुणवत्ता और वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये नई शिक्षा नीति का प्रमुख योगदान है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि एक है एनएसएसओ यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है ये। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 2017 व 18 के अंदर आंकड़े बताए इसने कहा कि 6 से जो 17 वर्ष के बच्चे हैं, 6 से 17 वर्ष के जो बच्चे हैं, वो क्या है, लगभग कितने बच्चे हैं, 3.22 करोड़ बच्चे, लगभग मान सकते हैं 350 करोड़ बच्चे क्या हुए हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट होकर विद्यालय की पहुंच से दूर है। अब इन बच्चों को शिक्षा प्रणाली से वापस जोड़ने के लिए 2030 तक क्या है, ये लक्ष्य रखा गया है कि इन्हें प्री स्कूल से लेकर, यानी प्री स्कूल मैंने बताया था, प्री स्कूल से लेकर और माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये डिटेल थोड़ी सी याद रखनी है, यानी जो बच्चे हट गए हैं उन्हें दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम शिक्षा नीति अब की बार स्टार्ट की गई। पहली व पिछली शिक्षा नीतियां, देश की पहली शिक्षा नीति 1968 में लागू हुई थी। पिछली शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई, जिसमें 1992 में आंशिक रूप से संशोधन कर लिया गया था। अब 2020 आ गई है। नई शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा किस तारीख को मंजूरी प्रदान की गई, तो मैंने इसके बारे में वैसे तथ्य की चर्चा कर ली है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने 29 जुलाई 2020 को क्या कर दिया गया, इसको मंजूरी दी गई। ठीक है, डेट याद रखनी है आपको। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की कौन सी शिक्षा नीति है, यह भी पूछा जा सकता है, तो तीसरी शिक्षा नीति है। पहली हो जाएगी 1968 में, दूसरी 1986 में और तीसरी 2020 की शिक्षा नीति है। चौथी आएगी वो अलग बात है। अगला,
नई शिक्षा नीति 2020 को अस्तित्व में आने से पहले कितने वर्षों के बाद संशोधन किया गया था? तो कितने वर्षों तक इसमें किया गया था? अपने 34 वर्ष तक। तो कितने 34 वर्ष तक? तो देखिए 1986 में आई, फिर उसके बाद में 2020 में सीधी शिक्षा नीति आई है। तो इससे पहले इस 1986 में संशोधन होते रहे, तो 34 वर्ष तक। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के किन मुख्य पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया? नवाचार या अनुसंधान पर, पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व, आर्थिक सुधार, केवल तकनीकी शिक्षा। अब इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें जो नई शिक्षा नीति है 2020, इसमें पहुंच, समानता सभी में गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व का जिम्मा। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहुंच है, समानता है, गुणवत्ता है, वहीनता है, उत्तरदायित्व। इस पर क्या दिया जाएगा? विशेष मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा शिक्षा नीति 2020 में। और हम बात करें तो इस नीति का लक्ष्य गुणवत्ता, नवाचार, अनुसंधान के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जवाब होगा अपना बी नंबर। ज़्यादा सही हम उचित की बात करेंगे तो बी नंबर इसका सही होगा। अगला, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष 100% सकल नामांकन दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? अभी मैंने बताया 2030 तक। 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। ये एग्जाम से आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा भाग फर्स्ट में कुल कितने अध्याय शामिल है? तो कितने अध्याय शामिल है इसमें? इसमें है 8 अध्याय शामिल है। कितने हैं भी? 8 अध्याय शामिल है। आगे बात करते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति का प्रारूप एग्जाम में यहां से प्रश्न आएगा। शिक्षण व्यवस्था को 4 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। भाग फर्स्ट में है स्कूल शिक्षा, जिसमें 8 अध्याय हैं। भाग 2 है उच्चतर शिक्षा विभाग, जिसमें 11 अध्याय हैं। भाग 3 अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे हैं, 5 अध्याय हैं। भाग 4 क्रियान्वयन की रणनीति, 3 अध्याय हैं। अब ये आपको याद रखने हैं। तो अच्छा पूछा जा सकता है कि स्कूल शिक्षा में कितने अध्याय हैं? 8 है। उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 11 अध्याय हैं। अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे पर 5 अध्याय हैं और क्रियान्वयन की रणनीति पर 3 अध्याय हैं। तो इनके बारे में डिटेल से ज़्यादा प्री के अंदर नहीं पूछे जाएंगे, तो हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 6%। कितना भाई? 6%। देखिए, वर्तमान शिक्षा पर खर्च, भारत में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 4.43% खर्च किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत 6% बढ़ाने का लक्ष्य है। यानी जो 1986 की चल रही थी उसमें 4.43% खर्च किया जा रहा है, लेकिन जो अब नई शिक्षा नीति है 2020 के तहत, इसके तहत 6% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया जीडीपी को। अगला, 2030 तक प्री प्राइमरी से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सकल नामांकन दर जीईआर का लक्ष्य क्या है? जीईआर का लक्ष्य है 100%। कितना भी? 100%। अभी मैंने बताया कि 100% सकल नामांकन करना रखा गया है 2030 तक। 2030 तक तो प्री प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक। 2030 तक प्री प्राइमरी से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन दर प्राप्त करना है। उच्च शिक्षा में 2030 तक 50% प्रवेश दर हासिल करना है। अगला प्रश्न देखिए हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक उच्च शिक्षा में प्रवेश दर का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 50%। अब शिक्षा नीति नई जारी की है 2020, उसने कहा भी स्कूलों के अंदर मास्टर साहब को कहा कि आपको क्या करना है कि जो प्री प्राइमरी से लेकर आप क्या करें, प्री प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक इन्होंने कहा कि आप 100% हमें रिजल्ट दें, कि 100% बच्चों की प्रवेश करवाएं, लेकिन आपको एक थोड़ी सी छूट देते हैं कि जो उच्च शिक्षा है उसमें क्या करें, आप 50% प्रवेश करवाएं, जरूर बच्चों के 50% प्रवेश करवाएं। तो ये थोड़ा सा डाटा आपको याद रखना है कि उच्च शिक्षा के बच्चे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पढ़ाई करें। कोई अपना व्यवसाय कर सकता है, कोई अपना कोई भी काम कर सकता है, कोई अन्य डिग्री कर सकता है। तो उच्च शिक्षा में उन्होंने कहा कि 50% कर दो और प्री प्राइमरी और उच्च माध्यमिक स्तर पर आपको 100% बच्चे देने हैं। ठीक है, तो ये प्रवेश के बारे में लक्ष्य रखा गया है।
एनईपी 2020 के अनुसार प्राथमिक पूर्व शिक्षा ईसीसीई का प्रारंभ कब से होगा? अब ये नया मैटर जोड़ा है। ईईसी क्या है? ईईसी यानी ईयरली चाइल्डहुड, फुल फॉर्म देखें, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है। यानी प्राथमिक बाल व्यवस्था देखभाल व शिक्षा, इसका नाम हिंदी में भी याद रखना, प्राथमिक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था देखभाल, केयर यानी देखभाल एवं एजुकेशन शिक्षा, ये एक प्रारंभ किया गया है। इसके बारे में देखते हैं ये है क्या। देखिए कि एनईपी 2020 के अनुसार प्राथमिक पूर्व शिक्षा ईसीसीई का प्रारंभ कब किया गया। इससे पक्का जो प्रश्न बनेंगे वो एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना है जो मैंने बताई, और भी जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ। तो कब से प्रारंभ किया गया है? ये प्रारंभ किया गया अपने 3 वर्ष, क्या होगा 3 वर्ष। अब क्या होगा कि 3 वर्ष की आयु से ही शिक्षा को जो है बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। यानी इसके तहत क्या होगा कि अब 3 वर्ष का जो बालक होगा, 3 वर्ष के बालक से ही शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। आपको पता है हमने देखा जो स्टेज देखी 5+3+3+4 की, उसमें जो 5 साल है वो किस प्रकार होंगे? तो जो 3 साल है 1, 2 और 3 वो कहाँ पे जाएगा? आंगनवाड़ी में। फिर 3 वर्ष का बच्चा कहाँ पे आ जाएगा? 3 से जो हम बात करेंगे 3 से 6 वर्ष का बच्चा कक्षा 1 व दूसरी, कक्षा 1 व दूसरी में होगा। यानी अब इसने जारी कर दिया कि 3 वर्ष से बच्चे को स्कूल में लगाया जाएगा, यानी उसे क्या दी जाएगी? शिक्षा दी जाएगी, और आंगनवाड़ी के माध्यम से। यानी सारा प्रॉपर क्या होगा? ये सारा आंगनवाड़ी का और प्री प्राइमरी का होगा, नर्सरी का होगा, ठीक है। तो 1 व 2 तो क्या होगा? वो नर्सरी में करेगा। यानी नर्सरी 6 से 8 वर्ष का बच्चा क्या करेगा? 3 वर्ष से नहीं, देखिए इसमें 3 से 6 वर्ष का होगा बच्चा, वो कहाँ जाएगा? आंगनवाड़ी में। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आंगनवाड़ी में होगा। और जो 6 से 8 वर्ष का बच्चा है वो कक्षा 1 व 2 के अंदर होगा, यानी नर्सरी के अंदर, जिसे हम नर्सरी का नाम देंगे। तो 3 वर्ष से, तो इसका आंसर याद रखना, ठीक है। प्रारंभ कर दिया 3 वर्ष से। अब देखो, अब बच्चों को 3 वर्ष की आयु से ही शिक्षा दी जाएगी, जिससे ईसीसीई यानी ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के माध्यम से आंगनवाड़ी में प्रारंभ किया जाएगा। पहले सरकारी स्कूलों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी प्री स्कूल एजुकेशन का प्रावधान नहीं था, और बच्चे को 6 वर्ष की आयु से शिक्षा शुरू होती थी। यानी पहले आंगनवाड़ी में रहता था 5 साल तक, फिर उसके बाद 6 वर्ष तक स्कूलों में उसे लगाया जाता था। अब देखिए एनईपी 2020 के तहत बच्चों के मस्तिष्क का कितना प्रतिशत विकास 6 वर्ष से पहले होता है? ये भी पूछा जा सकता है। तो 85% भाग, कितना भी? 85% भाग। अगला आ गया ईसीसीई का पूरा रूप क्या है? इसी प्रकार एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, कैसे भी प्रश्न बनाया जा सकता है। देखो ईयरली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ये इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार, कैसे भी, तो आपको ये याद रखना है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यानी ईयरली यानी प्राथमिक, चाइल्डहुड ईयरली प्राथमिक, केयर यानी देखभाल, और एजुकेशन, ये 2 शब्द याद रखने हैं। देखिए स्कूल शिक्षा में ईसीसीई के सुचारू एकीकरण और मार्गदर्शन के लिए एक विशेष गठन भी किया गया, यानी स्पेशल जॉइंट टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, ठीक है। इसको संभालने के लिए संयुक्त कार्य बल भी, ये भी पूछा जा सकता है। एनईपी 2020 के तहत वर्ष 2025 तक 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें निःशुल्क, सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्वक और विकास के लिए उपयुक्त जो है शिक्षा मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है, ये याद रखना। और बात कब हुई हो रही है? एनईपी 2025 तक, वर्ष 2025 के अंदर 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा? एक तो निःशुल्क, सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्वक, विकास के लिए उपयुक्त। अगला एनईपी 2020 के अनुसार वर्ष 2030 तक क्या सुनिश्चित किया जाएगा? क्या सुनिश्चित किया जाएगा? तो एक हम बात करें तो क्या किया जाएगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के लिए सभी बच्चों तक शिक्षा की पहुंच, ये 2030 तक का लक्ष्य होगा। एनईपी 2020 के अनुसार वंचित और अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को गुणवत्ता आधारित शिक्षा देने के लिए क्या स्थापित किया जाएगा? इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाएंगे भी। एक विशेष राष्ट्रीय कोष स्थापित किया जाएगा, याद रखना आपको।
ठीक है, एक विशेष राष्ट्रीय कोष गठन किया जाएगा। यानी हम बात करें कि एनईपी 2020 के अनुसार जो भी वंचित हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी हैं, समुदाय के विद्यार्थियों को गुणवत्ता आधारित शिक्षा के लिए एक तो जैसे छात्रवृत्ति, संसाधन व सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक विशेष राष्ट्रीय कोष का गठन किया जाएगा, ये एनईपी का कहना है। यानी हम बात करें कि जैसे सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों को सीखने में विशेष मदद के लिए एक आपको बात करें तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संगठन है, NIOOS। ठीक है, ये भी मैं आगे बात करता हूं। देखिए, एनईपी 2020 के तहत दिव्यांगजनों के लिए क्या विशेष प्रावधान किया गया है, तो उनके लिए 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई पाठ्यक्रम का विकास किया गया है। ये याद रख लेना कि जो दिव्यांगजनों के लिए क्या विशेष प्रावधान किया गया है, तो 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई पाठ्यक्रम विकास। अगला, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए छात्रों के लिए एनईपी 2020 के तहत कौन सी सुविधा विकसित की जाएगी, तो इसमें जो है जवाहर नवोदय विद्यालयों में निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जवाहर नवोदय विद्यालयों में जो भी निःशुल्क आवासीय शिक्षा है वो प्रदान की जाएगी, जो भी सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े बालक हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा के 5 प्रमुख क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा के 5 प्रमुख क्षेत्रों में से जीवन कौशल शामिल है, व्यवसायिक कौशल शामिल है, वयस्क शिक्षा है, तो आर्थिक विकास इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एनईपी 2020 के तहत प्राथमिक स्कूलों और आगे की कक्षाओं में 2025 तक किसे हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, तो बुनियादी साक्षरता व अंक ज्ञान। किसको? बुनियादी साक्षरता व अंक ज्ञान को, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार विद्यालयों में किस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। किस प्रकार की गतिविधियां भी? भाषा सप्ताह और गणित सप्ताह की जो है गतिविधियां एनईपी 2020 के तहत विद्यालयों में शुरू की जाएगी, ताकि उनके जो है मानसिक विकास का अच्छे तरीके से विकास हो। तो ये भी याद रखना है। तो भाषा सप्ताह और गणित सप्ताह दोनों का जो है ये विद्यालय में आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न, एनईपी 2020 के तहत शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को कितना बनाए रखने का सुझाव दिया गया है, तो 30:1। और इसको मोस्ट कर लेना, क्या रखा गया है? 30:1 रखा गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 30:1 तक रखने का सुझाव है इसमें दिया गया है। यानी अब सभी बच्चों को 100% टीकाकरण के साथ नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी। इसकी निगरानी के लिए हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके तहत मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की भी बात की गई है। तो ये सारे जो है एनईपी 2020 के अंदर शामिल किए गए। यानी आगे की कक्षाओं में जैसे सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान हासिल करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। ठीक है, अगला देखिए, एनईपी 2020 के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का विस्तार किस कक्षा तक किया जाएगा, तो इसका विस्तार अब कर दिया जाएगा कक्षा 12 तक। ये मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से कितने कर दिया? अब कक्षा 12 तक इसका विस्तार कर दिया गया है। किसका? कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कोर्स स्थापित किया जाएगा, तो जेंडर समावेशी कोर्स स्थापित किया जाएगा अभी एनईपी 2020 के तहत। कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जेंडर समावेशी कोर्स की बात और स्थानीय महिलाओं व स्वयंसेवकों की भागीदारी हासिल करने की बात भी इसमें कही गई है। ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। स्कूल परिसर की अवधारणा कोठारी आयोग की रिपोर्ट से ली गई थी। इसके अनुसार स्कूलों के संचालन के लिए कितने विद्यालयों पर नियंत्रण रखने का सुझाव दिया गया है, तो 10 से 15 विद्यालयों पर। ठीक है, 10 से कितने विद्यालयों पर नियंत्रण रखने का सुझाव दिया गया है, तो 10 से 15 विद्यालयों पर। कितने? 10 से 15। यानी स्कूल परिसर की अवधारणा की बात करें, स्कूल परिसर की अवधारणा की बात करें, स्कूल परिसर की अवधारणा की बात करें, तो यह अवधारणा 1964 में किसने? 1964 में किसके द्वारा? कोठारी आयोग की रिपोर्ट से ली गई है। ये एक तो ये याद रखना है, स्कूल परिसर की अवधारणा। इसके अनुसार स्कूली शिक्षा में उचित प्रबंधन के लिए अपने आसपास के भौगोलिक क्षेत्र में
10 से 15 विद्यालयों पर नियंत्रण रखने के लिए स्कूल परिसरों का निर्माण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? स्कूल परिसर का एक निर्माण किया जाएगा, जिसमें जो भी आपके आसपास के यानी इस स्कूल परिसर के आसपास के 10 से 15 विद्यालय हैं, उनको क्या है, नियंत्रण में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये होगी एक बात। तो फिर एक बात है कि वर्ष 2025 तक पूर्व प्राथमिक से कक्षा 8 तक के सरकारी विद्यालयों को एक उच्चतम माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से 12 तक के अधीन किया जाएगा और इसे स्कूल परिसर का नाम दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों को विषय चुनने की आजादी कक्षा किससे दी जाएगी, ये मैंने बता रहा था। तो कक्षा 9 से आजादी हो गई है। अभी कोई भी विषय आप चुन सकते हो, कोई भी विषय ले सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न, छात्रों पर विषय सामग्री और पाठ्यक्रमों के बोझ को कम करने की कोशिश की गई है। पहले जहां कक्षा 11 से विषय चुने जा सकते थे, अब कक्षा 9 से ही विषय चयन की आजादी दी गई है। यानी हम कक्षा 11 के बाद में विषय लेते थे, लेकिन अब 9 से ही हम विषय ले सकते हैं, कोई भी हम। एनईपी 2020 के तहत छात्रों पर विषय सामग्री और पाठ्य पुस्तकों के बोझ को कम करने के लिए किस सिद्धांत का पालन किया जाएगा? बोझ के बगैर सीखना, ये प्रश्न बनाया जा सकता है किसी प्रकार से। तो बोझ के बगैर सीखना, ये जो है सिद्धांत है। एनईपी 2020 के तहत कक्षा 6 के बाद से किस प्रकार के पाठ्यक्रम को स्कूलों में जोड़ा जाएगा? तो इसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम जोड़ा जाएगा। अभी कौन सा व्यवसायिक पाठ्यक्रम इसके अंदर जोड़ा जाएगा, एग्जाम में पूछा जा। अगला प्रश्न देखिए, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाएगा? तो ये भाई एनसीईआरटी करेगी। एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद द्वारा ये जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। उसमें क्या क्या डालते हैं, क्या क्या है। ठीक है, अगला देखिए, एनईपी 2020 के तहत राष्ट्रीय आंकलन केंद्र द्वारा जारी किया जाने वाला कार्ड किस प्रकार का होगा? तो बहुआयामी कार्ड होगा। भी ये भी याद रखना, एक बहुआयामी कार्ड भी जारी किया जाएगा एनईपी 2020 के अनुसार। ठीक है, तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? तो कितने स्तर पर बांटा गया? 4 स्तर पर। कितने स्तर पर? 4 स्तर पर स्कूली शिक्षा को बांटा गया है। ये आपको याद रखना है और ये एग्जाम में पूछा गया है। तो स्तर कौन कौन से हैं? 5 + 3 + 3 + 4, ये स्तर है। फाउंडेशन स्टेज और जो जितनी भी है, फिर प्राथमिक फाउंडेशन स्टेज आ गई, फिर प्राथमिक शिक्षा आ गई, मध्यम स्तर आ गया और अंतिम स्तर, 3-4 स्तर होंगे। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये थर्ड ग्रेड में पूछा गया था। तो कर्नाटक राज्य। कौन सा भाई? कर्नाटक राज्य है, ये एग्जाम में पूछा गया अभी। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया? परख दिया गया। अभी क्या दिया गया है? परख नाम दिया गया है। और ये याद रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? परख दिया गया है। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में हुई थी? तो दूसरी शिक्षा नीति की बात करेंगे तो 1986 में ये पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है? हिंदी है, संस्कृत है, मातृभाषा है या अंग्रेजी है? तो ये पूछा गया था। तो मातृभाषा व स्थानीय भाषा रखा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई? यह प्रश्न पूछा गया था अभी। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा तो इसका आंसर क्या होगा? 1991 में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना 1991 में की गई। अगला, एनईपी 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? यह भी पूछा गया। देखो क्या पूछा गया है, मैथ साइंस के अंदर पूछा गया है। मैंने बताया था हिंदी के अंदर देखो इस प्रकार प्रश्न पूछा गया है ये। तो इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा, ये भी प्रश्न इस प्रकार आया और सेम आएगा। कोई जरूरत नहीं है इसको पढ़ लो, जो मैंने थर्ड ग्रेड के अंदर बताए वो रीट के अंदर आ जाएंगे और बाकी जो मैंने डिटेल आपको बता दी है। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है भी? तो कब तक रखा गया है ये 2025 तक। कब तक भी? 2025 तक। ये मोस्ट कर लेना कि नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक
नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्न में से कौन सा नया शैक्षणिक व पाठ्यक्रम पुनर्गठन किया गया है? यह पूछा गया भी हेडमास्टर के अंदर। तो मैंने बताया कौन सा 5 + 3 3 यानी डबल 3 आएंगे, बस याद रख लेना डबल 3 आएंगे, कोई भी है डबल 3 पास पास में आएंगे, 3 + 3 + 4, 3 के बाद में 4 आएगा और 5। ठीक है, तो ये क्रम याद रख लेना। जैसे आप 1 2 3 4 5 पढ़ते हो तो 5 से लगोगे 3 3 4। ठीक है, तो ये इसका क्रम है। तो बी नंबर हम बात करें इसका 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद हुई? तो 34 वर्षों बाद। ये भी आपने पढ़ लिया। किस शिक्षा नीति की जगह अब नई शिक्षा नीति 2020 लागू की है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। यह भी प्रश्न है, इस प्रकार बनाया जा सकता है। कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? यह भी प्रश्न बन सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 से 18 वर्ष के। अब इसमें क्या कर दी, 3 से 18 वर्ष तक बच्चे को क्या दी गई? शिक्षा दी गई है, यानी निम्न से लेकर माध्यमिक उच्चतम शिक्षा तक। ठीक है, अगला एनईपी 2020 के मूलभूत स्तंभों के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार करना है। तो ये स्तंभ आपको याद रखना है। एनईपी के स्तंभ है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 5 स्तंभ दिए गए हैं। एनईपी 5 स्तंभ ये आपसे पूछे जा सकते हैं। आधारभूत 5 स्तंभ है ये। अभिगम्यता, सामर्थ्य, जवाबदेही, गुणवत्ता, समता, पहुंच, मैंने वैसे पहले बताए हैं। ये सारे के सारे ये 5 स्तंभ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। तो इसमें बताना है कि मूल स्तंभों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है इसमें। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा 4 नंबर, 2 3 और 4 5 6। ठीक है, तो ये होंगे कौन कौन से देख लीजिए। एक तो सामर्थ्य, जवाबदेही, गुणवत्ता है, क्षमता है और पहुंच है। ये शब्द इसमें शामिल किए गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था शिक्षा नीति के तहत जो पहुंच है, समानता है, गुणवत्ता है, वहनीयता, शिक्षा है, उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 आधारभूत स्तंभ है। पहुंच, यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे को चाहे उसकी सामाजिक, आर्थिक, भूगोलिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा तक समान पहुंच प्राप्त हो और शिक्षा को समावेशी और सार्वभौमिक बनाना है। ये है पहुंच का मुख्य उद्देश्य। समानता क्या है? प्रत्येक छात्र को उनकी व्यक्तित्व आवश्यकताओं के आधार पर सहायता प्रदान करना, सभी छात्रों को सीखने और सफलता के समान अवसर सुनिश्चित करना। तीसरा स्तंभ है गुणवत्ता, क्वालिटी, 21वीं सदी के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, मूल्यों से युक्त गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के रूप में बनाना। ये गुणवत्ता का अर्थ है। वहनीयता, शिक्षा को आर्थिक रूप से वहनीय और सभी के लिए सुलभ बनाना, आर्थिक असमानता को कम करना। ये इसमें पॉइंट अच्छे तरीके से। जवाबदेही, शिक्षा प्रणाली के सभी हितधारकों को जवाबदेह देना बनाना है, छात्रों के प्रदर्शन और शिक्षा के परिणामों में सुधार के लिए उत्तरदायी सुनिश्चित करना है। ये 5 स्तंभ याद रखने। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ईईसी का पूर्ण रूप क्या है? ये बार बार प्रश्न आ रहा है और ये एग्जाम में पक्का आएगा। अभी बार बार प्रश्न आया गया है और ये पक्का आएगा। देखो, अलग अलग प्रत्येक में अलग अलग परिभाषा दी, इसलिए मैं उठाकर लाया हूँ प्रश्न। तो इसमें बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है, देखो, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का उद्देश्य क्या है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा सुनिश्चित करना। बस ये याद रखना, 3 से 6 वर्ष के बालक, इसलिए बार बार ये प्रश्न दे रहा हूँ। 3 से 6 वर्ष के बालक बच्चों की विकासात्मक और प्रासंगिक आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम तैयार करना। फिर एक सामान्य पाठ्यक्रम का परित्याग। अब देखो क्या है कि यह माना गया है कि एक पाठ्यक्रम सभी के लिए उपयुक्त नहीं होगा, बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और विकास स्तरों के अनुसार कार्यक्रमों तैयार करना जाएगा। विकास के विभिन्न क्षेत्र पर जोर दिया गया, जैसे शारीरिक विकास है, भाषाई विकास पर जोर दिया गया, संज्ञानात्मक विकास है, सामाजिक भावनात्मक विकास है और रचनात्मक और सौंदर्य प्रशंसा का विकास है। तो ये इस पर जोर दिया गया, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए है। मुख्य विशेषता की बात करें, आवश्यकता आधारित इनपुट क्या है?
कि बच्चों को उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार सक्षम वातावरण प्रदान करना, बच्चे के समग्र विकास के लिए सामान्य से परे विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाना। ये थोड़ी सी पॉइंट है, याद रखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए भी विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक और व्यवहारात्मक। तो ये मोस्ट बन सकता है। तो प्रयोगात्मक जो है अधिगम होना चाहिए। किस प्रकार का? प्रयोगात्मक। देखिए उद्देश्य, भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित करना, स्कूल और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार करना, मंत्रालय का नाम परिवर्तन कर दिया गया। अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिए गए। ये भी आपको याद रखना है। शिक्षा का दृष्टिकोण कैसा होगा? केवल संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक क्षमताओं और स्वभाव को भी विकसित करना होगा। मुख्य फोकस रखा गया है वैचारिक समझ, रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहन देना है, मानवीय नैतिक मूल्य और संवैधानिक मूल्यों पर भी जोर देना है। ये सारे पॉइंट है शिक्षा नीति के। फिर प्रयोगात्मक अधिगम, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, वैचारिक समझ को बढ़ावा देने के लिए हस्त गतिविधि आधारित अधिगम, कला एकीकृत और खेल एकीकृत शिक्षा, कहानी आधारित शिक्षा शास्त्र जैसे तरीकों को अपनाना, अधिगम को सक्रिय भागीदारी व अनुभव आधारित बनाना। ठीक है। अगला मुख्य सिद्धांत है शिक्षा को व्यवहारिक और संपूर्ण विकास की दिशा में केंद्रित होना चाहिए। फिर आधारभूत लक्ष्य क्या है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं शिक्षा नीति के। एक तो नवाचार और रचनात्मक को बढ़ावा देना, समग्र शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी व लचीला बनाना, ये उसके मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 20 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? तो याद रखना भी, मोस्ट कर लेना, रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ, इस पर क्या करती है? ये बदलाव की अनुशंसा करती है कि बच्चे को अब रटाया नहीं जाएगा, उसको अवधारणात्मक समझ। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज के जो है प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए जो विद्यार्थी हैं ना, नए जो हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किनकी बीएड फर्स्ट ईयर चल रही है और सेकंड ईयर है। जो सेकंड ईयर है उनके लिए तो अच्छे तरीके से इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो प्रश्न मैंने डाले हैं थर्ड ग्रेड के अंदर पूछे गए लगभग वो आ जाएंगे। बाकी आप अच्छे तरीके से क्लास को देख सकते हैं और अच्छे तरीके से तैयारी करें। और इसमें मैं ये टेस्ट डाल दूंगा 50%। ठीक है, एक तो ये डाल दूंगा और शैक्षणिक प्रबंधन की जो भी योजना है बालिकाओं से संबंधित वो भी डाल दूंगा। सारे टॉपिक डालेंगे, इसमें सामाजिक शिक्षण विद्या के टॉपिक डालेंगे। तो अच्छे तरीके से ये टेस्ट ले और अच्छे तरीके से तैयारी करें और प्रताप क्लासेस के साथ डेली जुड़ जाइए ताकि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। तो आज के लिए इतना ही था जो हमने आपको उपलब्ध करवा दिया है। अच्छे तरीके से इस क्लास को देखें, और क्योंकि आपको पता है कि 2 से 3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारा टॉपिक नया जुड़ा है तो पक्का यहाँ से दोनों टॉपिकों में से 5 प्रश्न आएंगे ज़रूर। तो अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।